नमस्कार, मैं स्वाति त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यूजीसी नेट और एपीओ दोनों में आने वाले क्वेश्चन यानी दोनों में आने वाला टॉपिक उसके बारे में बताऊंगी, जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है, यानी यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप। यह भारतीय संविधान का टॉपिक है और ये एपीओ और यूजीसी नेट दोनों में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूजीसी नेट का सारा सिलेबस कवर करूँगी, फ्री में कवर करूँगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस वीडियो लगातार देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट और एपीओ के एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आज केंद्र और राज्य इनके बारे में, यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप यानी केंद्र और राज्य का संबंध के बारे में बताएंगे। भारत का संविधान, जो कि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संविधान है, संघीय व्यवस्था पर आधारित है और जो संघीय व्यवस्था है उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विराजमान है, यानी कि शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर यह संघीय व्यवस्था आधारित है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि संविधान द्वारा जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि विधायी शक्ति आपकी हो गई, कार्यपालिका की शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति हो गई, इसको केंद्र और राज्य के मध्य में कैसे बांटा जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हमारे संविधान में जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसकी बंटवारा नहीं किया गया है, यानी कि न्यायिक शक्ति जो है वह एकल न्यायिक व्यवस्था कानून पर आधारित है। तो अब जो बाकी की शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा कैसे होगा, उनके रिलेशनशिप क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम एक अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको हम 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, इसके अलावा न्याय प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर विधायी संबंध का सीधा मतलब है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप का यहाँ पर सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य के मध्य विधि बनाने से संबंधित संविधान पे, जो कि संविधान भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है उस पर चर्चा की गई है। संघीय व्यवस्था होने के कारण जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वह इसमें किया गया है, जिसमें केंद्र के पास राज्य से ज़्यादा शक्तियां हैं और यहाँ पर विधायी शक्तियां जो हैं वह केंद्र के पास हैं। कितनी विधायी शक्तियां राज्य के पास हैं इसको हम पार्ट में डिवाइड करके 4 भागों में विभक्त करके हम देख सकते हैं। जैसे कि केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, केंद्र और राज्य विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में जो संसदीय विधान है उनका बंटवारा, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण और केंद्र और राज्य के मध्य जो विधान है उनके सीमांत क्षेत्र, ये इसमें आते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो केंद्र और राज्य के मध्य जो विधान बनाने की सीमाएं हैं वे क्या है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियों के संबंध में जो सीमाओं को लेकर के अनुच्छेद 245 के तहत प्रावधान किया गया है, यानी कि जो संसद है उसके पास पूरे भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। यही नहीं, संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी किसी भी संपत्ति पर लागू होता है, यानी भारतीय नागरिक से संबंधित जो उनकी अगर संपत्ति कहीं पर भी है, वो विश्व में कहीं पर भी है, तो उस पर भी ये लागू होता है। राज्य जो है वह विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल में सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। कुछ विशेष स्थिति को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून राज्य के बाहर ये कार्य नहीं करती है।
यानी राज्य विधानमंडल अपने राज्य से संबंधित कानून को बना सकती है, वे राज्य के बाहर में नहीं बना सकती है। अब जैसे संसद के कानून पर प्रतिबंध एक्सेप्शनल है, हमने बोल तो दिया संसद भारत में कहीं भी कानून बना सकती है, परंतु कुछ एक्सेप्शन भी है ना। तो एक्सेप्शन क्या है? तो संसद के कानून पर प्रतिबंध, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर संसद का कानून लागू नहीं होता है, या फिर हम कहें तो दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं और उनके द्वारा बनाया गया कानून वहाँ पर लागू होता है। जैसे कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब हैं। यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। अगर राज्यपाल चाहे, राष्ट्रपति चाहे तो वह संसद का कानून भी लागू कर सकता है, और यदि नहीं चाहता तो वो अपना खुद का भी कानून बना सकता है। चाहे वह अपना नियम है चाहे परिनियम है, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। इसके अलावा वह संसद के कानून में संशोधन भी कर सकता है और बिना संशोधन के भी उसको लागू कर सकता है। ऐसा करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो जनजाति है उनकी संस्कृति को बचाना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ जो है वह अनुसूची 6 के राज्यों यानी मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, जो विशेष राज्य हैं उनके जनजातीय जिलों में संसद के किसी भी कानून को परिवर्तन के साथ लागू करना हो जाता है। ऐसे करने का मेन मोटिव क्या है कि जो जनजाति संस्कृति है उनका बचाव करना है, क्योंकि एक ही कानून इतने बड़े देश में सबके लिए उसी रूप में उपयुक्त हो यह तो जरूरी नहीं है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा अब राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि विधायी शक्तियों के बंटवारे के बारे में, कि वह तब लागू होगी जब स्थिति सामान्य, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें संसद ही जो राज्य के लिए विधान बनाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र ऐसी परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। जब कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है तो वहाँ पर केंद्र जो है वो राज्य के लिए भी कानून बनाएगी। अब केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी विषय हैं, उनका बंटवारा कैसे होगा? तो ये अनुच्छेद 246 में बताया गया है कि संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी विषय हैं उसका बंटवारा कैसे होगा। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है जो कि 7वीं अनुसूची में बताया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, एक यूनियन लिस्ट होती है यानी कि संघ सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट होता है यानी कि राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो संघ सूची होती है यानी कि यूनियन लिस्ट वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, स्टेट लिस्ट उसका कार्यभार राज्य सरकार देखती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले जो सभी विषय हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उस विषय पर काम करती है। जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय 97 विषय थे जो कि अब 100 विषय हो गए, जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, ऊर्जा, बीमा, ये सब संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, पर सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर केंद्र ही कानून बनाती है। जैसे आपातकाल अगर आ गया तो केंद्र ही इस पे कानून बनाएगी। इसमें 66 विषय था पर अब 61 विषय हो गए हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, जेल, इसके अलावा स्थानीय शासन, मत्स्य पालन इत्यादि ये राज्य से संबंधित विषय हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में क्या आता है? तो समवर्ती सूची में आपका परिवार नियोजन आता है, बिजली आती है, श्रम कल्याण आता है, आर्थिक और सामाजिक योजना आता है, दवा आता है, अखबार आता है, पुस्तकालय आता है, प्रेस आता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालय जो हैं उनका गठन
इसके अंतर्गत आता है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। अगर हम 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वह विषय कौन कौन से हैं? वह शिक्षा है, वन है, नाप तौल है, वन्य जीव है और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन है। जो भाग किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, संसद उस भाग के लिए तीनों सूचियों यानी उसके अतिरिक्त भी किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश है तो उस पर संसद अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए तथा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई जो है एपीओ की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह विषय बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप हमारे वीडियो को खूब शेयर करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी दीजिए कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या फिर कोई त्रुटि हो रही है तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।